मंच पर विराजमान श्री B.R. शर्मा जी, श्री दिलबाग सिंह जी, दीनू जोशी जी, अरुण जोशी जी, सभागार में उपस्थित डॉक्टर दर्शना अंद्रावी जी, श्री देवेंद्र सिंह राणा जी, SP वैद साहब, हमारे डिविजनल कमिश्नर श्री रमेश कुमार जी, मुकेश सिंह जी, मनीष सिन्हा जी, सभी विशिष्ट अतिथिगण, श्रेष्ठ एवं ज्येष्ठ जन, देवियों सज्जनों और मित्रों, JK न्यूज टुडे संस्थान के सभी साथी भी, मैं बात शुरू करूं। संचालक लोगों ने कई पंक्तियां कही हैं, मैं भी वहीं से शुरू करता हूं। गोपाल दास नीरज का नाम आप सबने सुना है कि जली है आग में जब जब भी शहर की सड़कें, जली है आग में जब जब भी शहर की सड़कें, मेरे ही पांव के छालों ने कुछ नमी की है, मेरे ही पांव के छालों ने कुछ नमी की है। मुझे लगता है कि पत्रकार दरअसल दूसरे ढंग से अगर देखें तो इतिहासकार भी होता है, और मुझे लगता है वो हम भारत के संजय की तरफ होता है और उसी भाव से अपने आसपास हो रही घटनाओं को देखता है और दिखाने की कोशिश करता है। चाहे कोई प्रिंट में काम करे, ऑडियो विजुअल बनावे, जस का तस जो देखता है जनता को कैसे प्रस्तुत किया जाए इसकी कोशिश करता है। कुछ लोग हैं जो उसको दूसरे ढंग से भी प्रस्तुत करते हैं, उनकी भी एक लंबी श्रृंखला है। ये सच है कि हर इंसान का घटनाओं को इंटरप्रेट करने का, व्यक्त करने का अपना गुण होता है और अपना तरीका भी होता है। उसी दृष्टिकोण से उस घटना, उसमें शामिल कैरेक्टर को वो जिस नजरिए से देखता है उसी नजरिए से प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। मैं कह सकता हूं कि दीनू जोशी जी ने कश्मीर को लंबे समय से देखा है, उसकी व्यथा और पड़ोसी मुल्क द्वारा आम नागरिकों पर हुए अत्याचार को समझा होगा, और मुझे लगता है कि उनके साक्षी भाव के अनुभव इस डॉक्यू ड्रामा ऐसे कश्मीर में साफ रूप से प्रतिबिंबित होते हैं, हम सबने देखा है। मैं इस प्रयास के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि 15 मिनट की ये फिल्म अनेक लोग देखेंगे। डल लेक तथा चिनार के संवाद के माध्यम से जो संदेश इन्होंने देने की कोशिश की है उसे भी लोग समझेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे। विश्व में एक मशहूर फिल्मकार, फिल्म निर्देशक हुए अल्फ्रेड हिचकॉक। एक बार उन्होंने कहा कि फिल्मों की दुनिया में डायरेक्टर भगवान होता है, जबकि डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में भगवान खुद डायरेक्टर होता है। तब आप तय करिए कि इनकी भूमिका क्या है, मैं आप पर छोड़ता हूं। और ये बात अल्फ्रेड ने इसलिए कही क्योंकि डॉक्यूमेंट्री फिल्म का मतलब होता है कि आप कुछ नया डिस्कवर कर रहे होते हैं और उस दौरान कुछ सीख भी रहे होते हैं, और आखिर में आप सच से रूबरू होकर वही सच दुनिया के सामने रखने की कोशिश करते हैं। हिम्मत का काम किया है क्योंकि हर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म सैकड़ों सवाल खड़ा करती है और ये समाज को आईना भी दिखाती है, जनता को भी मजबूर करती है कि वो उन घटनाओं के संबंध में आत्म विवेचन करे, इंट्रोस्पेक्ट करे। और मैं समझता हूं कि जिसका सीधा सामाजिक सरोकार भी होता है। एक हफ्ते पहले विनू जी ने मुझे इसके बारे में ब्रीफ किया था। इस फिल्म में डल लेक और चिनार अलग अलग समय में जो घटनाएं हुई
संवाद कर रहे हैं और उसके माध्यम से फिल्म जम्मू कश्मीर या खास तौर से मैं कहूँ कि घाटी की परिस्थितियों को वर्णित कर रही है। ये तथ्य में से अधिकांश लोग जानते हैं कि जो फिल्म में दिखाया गया, ये सच है कि 1947 से ही जो हमारा पड़ोसी है वो आतंक को एक स्टेट पॉलिसी बनाकर जम्मू कश्मीर के निर्दोष नागरिकों का खून बहाने की कोशिश की है। दुनिया में कुछ ऐसे देश भी हैं जो आज कुछ गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म की भी चर्चा करने लगे हैं। उनमें आपस में भेद करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिन्होंने एक अनरिटन पॉलिसी बना रखी है उन्होंने भी बाद में स्वीकार किया है कि आतंकवाद मानवता के खिलाफ ये सबसे बड़ा अत्याचार है और ये सबसे बड़ा कलंक भी है। राष्ट्र के इस मुकुटमणि की एक बड़ी आबादी 47 के बाद से ये दंश झेल रही है, उसके घाव आज भी ताजा हैं। अत्याचार से उबरकर जम्मू कश्मीर जैसे ही जीवंतता को प्राप्त कर रहा था, मुझे लगता है कि वैसे ही एक टेम्पररी प्राविधान ने फिर झटका दिया और वो लंबे समय तक जिसके बारे में कहा गया था कि घिस जाएगा, वो लंबे समय तक चला। उस वजह से ऊपर कई बार नॉर्मलसी दिखी, लेकिन अंदर अंदर पाकिस्तान द्वारा सुलगाए गए अलगाववाद की हवा और तेज होती गई। अगर पुराने दस्तावेजों को देखें तो जो जिक्र है 88-89 से ही निर्दोष नागरिकों के खून बहाने का षड्यंत्र जो शुरू हुआ, वो कोशिश अभी तक जारी है। और इसलिए मैं बार बार एक बात कहता हूं और मुझे लगता है कि आप में से भी अनेक लोग इस बात से सहमत होंगे कि 1989 से लेकर एक लंबे समय के दौरान जिस प्रकार से 41-42 हजार से ज्यादा लोगों की जानें गई, जिस प्रकार यहाँ दशकों तक आतंकवाद, अलगाववाद और उसमें एक और बड़ा तत्व है परिवारवाद हावी रहा, उसके मूल में इस तरह के कानून थे। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने पिछले 30 सालों कभी सुना होगा किसी अलगाववादी नेता या किसी आतंकवादी की नई पीढ़ी का कोई नौजवान सड़क पर पत्थर फेंक रहा था। एक भी उदाहरण आप नहीं खोज पाएंगे। मन में स्वाभाविक रूप से सवाल उठना लाजमी है कि ऐसा क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रहे अलगाववादियों ने घाटी के या कुछ समय इस इलाके में भी कुछ लोग थे, निर्दोष युवाओं को बरगलाने की कोशिश की, उन्हें कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल किया और ये सुनिश्चित किया कि उनके खुद के बच्चे दिल्ली, मुंबई और विदेश में पढ़े और सामान्य जिंदगी जिए। लेकिन गरीब और सामान्य परिवार का बच्चा वो सड़क पर पत्थर चलावे, अपनी शहादत दे या अपने प्राण न्यौछावर करे। आतंकी मुल्क और उसकी सह पर काम कर रहे चंद लोगों की वजह से हजारों जिंदगियां तबाह हुई। कश्मीर समाज के दिन अंग और उसकी नींव कश्मीरी पंडित भाई बहनों को रातों रात अपना घर छोड़कर चला। उन्होंने जो अत्याचार सहे उसकी कल्पना मात्र से कई लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आतंक के उस तांडव ने किसी धर्म, किसी मजहब और किसी वर्ग को भी नहीं छोड़ा। फिर स्वाभाविक सवाल उठता है कि इससे फायदा किसका हुआ। फिल्म में भी हमने देखा कि जब महाराजा ने तय कर लिया, और केवल महाराजा ने नहीं तय कर लिया, जम्मू कश्मीर की जनता ने तय कर लिया कि हम भारत के अटूट अंग हैं, तो फिर यह साजिश किसने की, ये आग किसने लगाई?
इसका जवाब जम्मू कश्मीर का हर नागरिक जानता है। फायदा सिर्फ उन्हीं चंद लोगों को हुआ जिन्होंने अलगाववाद की आड़ लेकर अपने स्वार्थ के खातिर मानवता के खिलाफ सबसे बड़े गुनाह में हिस्सेदारी ली, जिसकी वजह से परिवार के परिवार उजड़ गए। आम जनता हमेशा से चाहती थी कि परिस्थितियां बदलें, लेकिन जानबूझकर यथास्थिति को बनाकर रखने की कोशिश की गई। पाकिस्तान से निर्यात किए हुए आतंकवाद ने धरती के इस वर्ग को तबाह करने की पूरी कोशिश की। शुक्र है कि 5 अगस्त 2019 को भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने एक दृढ़ निश्चय लेते हुए फैसला किया, और मैं समझता हूं कि आने वाला इतिहास इस बात का साक्षी होगा। पूरा राष्ट्र उनका कृतज्ञ होगा इस ऐतिहासिक फैसले के लिए। और मैं मानता हूं कि जो कलंक लगा हुआ है जम्मू कश्मीर के माथे पर, यह निश्चित रूप से समाप्त होगा। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि परिस्थितियां काफी बदली हैं। पुनः यहाँ के लोग ऊर्जा के साथ, जीवंतता के साथ अपनी ऊंचाई को प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके लिए जम्मू कश्मीर पूरी दुनिया में जाना जाता था। आज यहाँ की फिजाओं में तरक्की के ख्वाब तैर रहे हैं। अगर पर्यटकों की मैं बात करूं तो सारे होटल भरे हुए आज की तारीख में भी, जबकि ये टूरिस्ट सीजन नहीं है कश्मीर का। 11 महीने में 2.25 करोड़ से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर आए। 2 साल में जम्मू कश्मीर में लगभग 4 गुना विमेन एंटरप्रेन्योर्स की संख्या बढ़ी है। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट भी बड़ी मात्रा में आ रहा है। 2 साल में लगभग 30,000 सरकारी नौकरियां भी दी गई, पारदर्शी तरीके से दी गई। जब सवाल उठा है तो उसकी जांच कराई गई है। जो देश की सबसे विश्वसनीय एजेंसी उससे जांच कराई गई, और मैं आपको भरोसा देता हूं कि कोई गुनाहगार बचेगा नहीं उसमें। उसे कानून और संविधान के दायरे में जो प्राविधान है, कठोरतम दंड दिया जाएगा। 101 प्रश्न और उठता है कि आखिर सरकारी नौकरियों में जो लोग ऐसे सवाल उठा रहे हैं, आतंकवादियों के परिवार के लोग सरकारी नौकरियों में कैसे है, इस प्रश्न पर आप विचार करिए। जिस भी प्रख्यात आतंकवादी का आप नाम जानते हैं, उसका कोई न कोई परिजन जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरी में है। ये एक विचारणीय प्रश्न है, इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। 5 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का काम किया गया है। 5 लाख ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने की कोशिश की गई है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि पंजाब और हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर के किसान की आमदनी आज देश में 3रे स्थान पर आ गई। जम्मू कश्मीर में कोशिश हो रही है समावेशी विकास की, समानता की, सामाजिक न्याय की। इसे मजबूत बनाने का काम हो, इसकी कोशिश हो रही है। लंबे समय बाद श्रीनगर, शोपियां और पुलवामा के नौजवान सिनेमा भी देख रहे हैं। जिस तिरंगा यात्रा का जिक्र हुआ है, फिल्म में आपने देखा है 10,000 लोग पुलवामा में तिरंगा लेकर के भारत माता की जय के नारे लगाएंगे। कुछ वर्ष पहले यह अकल्पनीय था। त्राल में भी 8,000 नौजवान तिरंगा लेकर के निकलेंगे। ये मुझे लगता है कि कभी सोचा नहीं था लोगों ने, लेकिन इस तरह की परिस्थितियां बदली। मोटे तौर पर 500 स्टार्टअप्स केवल कश्मीर वैली में नौजवानों ने शुरू किए हैं। बुनियादी ढांचों के सुधार के लिए जो लंबे समय तक इंतजार थे। 1 लाख करोड़ रुपए की हाईवे और टनल की परियोजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर में चल रही है। पावर सेक्टर में जो लंबे समय का गैप था, चाहे वो जनरेशन बढ़ाने का मामला, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में जो खामियां, जो गैप्स थे, उनको भरने का प्रयास किया जा रहा है। मैं एक बात कह सकता हूं, काफी लोग अब राहत महसूस कर रहे हैं। कई लोग व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। स्वाभाविक है, जिस व्यवस्था में कुछ लोग लाभ पाते थे, उनको जरूर कठिनाई है और ये कठिनाई बनी रहेगी। लेकिन आवाम को कठिनाई हो, इसकी हर कोशिश की जाएगी। सामान्य आदमी को कठिनाई न हो, इसके लिए अगर कुछ भी करना पड़ेगा तो जरूर किया जाएगा।
लेकिन चंद लोग जो अपने इशारे पर जम्मू कश्मीर चलाते थे, उनको ये याद रखना चाहिए कि व्यवस्था आम आदमी के लिए, कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं है, और यही व्यवस्था अब यहाँ चलने वाली है। कुछ घटनाओं को रह रह के अंजाम दे दिया जाता है, कोशिश की जाती है कि जो कुछ हुआ है, चर्चा दूसरी तरफ, दूसरी चर्चा। ये सच है कि फोर्सेस का, जम्मू कश्मीर पुलिस का, सीएपीएफ का प्रभावी नियंत्रण हो चुका है, लेकिन कुछ अवशेष बचे हुए हैं। अगर मैं महाभारत में अभिमन्यु की बात करूं तो 6 फाटक फोर्सेस ने तोड़ दिया है, 7वां फाटक बचा है, और डीजीपी साहब मंच पर बैठे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि 7वां फाटक भी जल्द टूटे, इसकी हर कोशिश की जाएगी। एक दिन किसी सज्जन का मैं बयान पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि इंसाफ की बात कर रहे थे, न्याय। ये कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि जस्टिस टू हूम, किसको न्याय की बात की जाती, और उसमें एक वाक्य मैंने सुनाया। तालिबान के एक धड़े का कमांडर है जो अंधाधुंध हत्याओं के लिए जाना जाता था। अस्पताल, स्कूल, यहां तक कि माता में इकट्ठा लोगों पर भी, भीड़ पर भी गोली चलाता था। उससे किसी ने पूछा कि इस तरह की रेकलेस, विवेकहीन हत्याओं की वजह से क्या तुमको ये नहीं लगता कि तुम अनपॉपुलर हो जाओगे? क्या इसको डिफेंड करने का कोई कारण है, तुम्हारे पास कोई मॉरल ग्राउंड है? तो उसने जो जवाब दिया, बड़ा ईमानदारी से जवाब दिया। तो उसने कहा कि देखिए, हम पब्लिक सर्विस नहीं कर सकते, हम सड़क नहीं बना सकते, विद्यालय नहीं बना सकते, अस्पताल नहीं बना सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि लोगों में सुरक्षा की भावना, सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे सकते हैं। तो उसके साथी ने पूछा, कैसे दोगे? तो उसने कहा कि देखिए, जब लोगों में इनसिक्योरिटी पैदा हो जाएगी, तब लोगों को लगेगा जब तक तालिबान नहीं आएगा, तब तक न सरकार न प्रशासन ये कोई सुरक्षा नहीं दे सकता है। कुछ लोग हैं जो अभी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि बात पाकिस्तान से होनी चाहिए। जब तक वहां बात नहीं होगी, तब तक यहां सुरक्षा नहीं हो सकती है। इस बात को मैं पूरी मन दृढ़ता के साथ खारिज करता हूं। और अब जो भारत सरकार की नीति है, बातचीत का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता जब तक वो टेररिज्म को, आतंकवाद को नकारता नहीं है, उसकी खुलेआम निंदा नहीं करता है, तब तक कोई प्रश्न नहीं। और वो लोग यही कहना चाह रहे हैं, वही कहने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं साहब, वही रास्ता ठीक है। मुझे लगता है कि लंबे समय तक अनेक निर्दोष लोगों का लहू इस धरती पर बहा है, वो न हो इसकी कोशिश हो रही है आतंकी संगठनों और उनके सरपरस्तों की। मैं कह सकता हूं कि कमर टूट चुकी है, आखिरी सांसें ले रही। जहां तक भारत सरकार की नीति का सवाल है, बार बार भारत सरकार ने स्पष्ट किया है और उस नीति पर हम चल भी रहे हैं कि शांति कोई खरीदने की चीज नहीं होती है, शांति स्थापित करने की चीज होती है। एक समय था जब सौदेबाजी होती थी शांति खरीदने की, वो समय अब बीत गया है। अब शांति स्थापित करने की कोशिश हो रही है, और अलग आतंकवाद और अलगाववाद का जो बचा खुचा इकोसिस्टम है, वो कैसे नस्तनाबूद हो, उसकी ताबूत में आखिरी कील कैसे ठोंकी जाए, जिसका भी प्रयास किया जा रहा है। वो जमाना चला गया जब स्टोन पेल्टिंग होती थी, पड़ोसी देश हड़ताल की तिथियां घोषित करता था, कैलेंडर घोषित करता था, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय चलते नहीं थे। अब आम आदमी चैन की सांस ले रहा है, रोजी रोटी कमा रहा है, घर परिवार में समृद्धि आवे इस काम में जुटा है। और केवल इनके साथ नहीं, बल्कि टेरर फाइनेंसिंग और रिक्रूटमेंट पर भी अंकुश लगाने में फोर्सेस काफी सफल हुई है। उस सपोर्ट सिस्टम को निष्क्रिय करने की काफी कोशिश हुई है, और अब तो घर भी ढाए जा रहे हैं, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तब तक
जब तक आतंकवाद का आखिरी निशान भी यहाँ समाप्त नहीं हो जाएगा। मुझे यकीन है जम्मू कश्मीर पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की इस यात्रा में हर एक नागरिक को केंद्र में रखते हुए आजादी के समृद्ध कालखंड में हम अपने संकल्पों को पूरा करने तथा जनता के सपनों को साकार करने में अवश्य सफल होंगे। आज सुखद संयोग है, जनरल जोरावर सिंह जी की पुण्यतिथि भी आज एक बहादुर सैनिक सभागार में बैठे सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि जिस वीरता से उन्होंने एक योद्धा के रूप में अपनी पहचान बनाई थी, कि आज हम संकल्प ले सकते हैं कि जिन उद्देश्यों के लिए उन्होंने बलिदान दिया था, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हम भी 2 कदम चलेंगे। मैं पीनू जी को फिर से एक बार हृदय से बधाई देता हूं और आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अंत में 2 पंक्तियां फिर समर्पित करता हूं कि जिधर की सिमत मेरे दोस्तों की बैठक थी, जिधर की सिमत मेरे दोस्तों की बैठक थी, उसी तरफ से मेरे सहन में पत्थर आए, उसी तरफ से मेरे सहन में पत्थर आए। धन्यवाद। जय भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।